सैयद अहमद ने मुसलमानों में सुधार के लिए कुछ उपाय शुरू किए, क्योंकि भारतीय समाज 19वीं शताब्दी में पिछड़ा हुआ समाज था, तो भारतीय समाज का हर हिस्सा पिछड़ा हुआ था। अगर आप लोगों को थोड़े भी इतिहास की जानकारी होगी तो जानते होंगे कि हिंदू समाज इसमें सुधार के लिए राजा राम मोहन राय हों, विवेकानंद हों या ईश्वरचंद विद्यासागर हों या तमाम लोग हों, तमाम तरह के संगठन सभाएं आदि बनाई गई। पारसियों में सुधार के लिए बनाया गया, वैसे ही मुसलमानों में भी सुधार के लिए। तो ये जो सर सैयद अहमद खां थे ये बहुत स्मार्ट थे, स्मार्ट इस सेंस में कि एक साथ दो बातें बोलते थे, और यह दो बात भारत के विभाजन में इनसे शुरू होकर मुस्लिम लीग के जिन्ना तक वह आजीवन चलता रहा। तो इन्होंने शुरू में जब मुसलमानों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो इन्होंने हिंदुओं का विरोध सचेज नहीं किया, लेकिन जैसे ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू किया, तो सर सैयद अहमद खां ने अपने आप को केवल मुसलमानों के लिए सीमित कर लिया। और सर सैयद अहमद खां ने यह बात कहने की कोशिश की कि एक तो यह कि ये जो मुसलमान हैं वह पिछड़े हैं। ऐसा तो था नहीं कि केवल मुसलमान पिछड़े थे, हिंदू समाज का 99% तबका पिछड़ा हुआ था, सभी तरह के किसान पिछड़े हुए थे, सभी तरह के काश्तकार कारीगर पिछड़े हुए थे क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी, आप किसी के गुलाम थे, वो आपकी सेवा के लिए आए नहीं थे, वो भारतीयों को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं आए थे, वो भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नहीं आए थे, वो आए ही थे भारत का शोषण करने के लिए। तो इसमें पिछड़ने की बात केवल मुसलमानों पर लागू नहीं होती थी। आप एक रेशियो या एक परसेंटेज निकालकर अपनी बात करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। समूचा भारतीय समाज पिछड़ा हुआ था और अंग्रेज भारतीय समाज की उन्नति के लिए यहां नहीं आए थे, वो अपने फायदे के लिए आए थे। और जब उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया तो उनका एकमात्र मोटिव था भारत को अधिक से अधिक लूटना। तो लूटेंगे, जो जिस देश को लूटा जाएगा, जो उपनिवेश होगा, उसकी प्रजा हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि पारसी हो, यहां के जो आम जनता होगी उसका शोषण होगा, उसकी स्थिति खराब होगी। खैर, सर सैयद अहमद खां ने यह थ्योरी डेवलप की कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, और मुसलमान पिछड़े हुए हैं तो मुसलमानों को अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अंग्रेजी राज का भक्त होना चाहिए। भक्त होंगे इसका अर्थ यानी अंग्रेजों के राज पर जो कोई खतरा हो, उस खतरे की जगह पर हमें अंग्रेजों के साथ खड़ा होना चाहिए। उस समय अंग्रेजों के लिए खतरा क्या था? एक मोटे तौर पर कांग्रेस, और यह क्या कर सकती थी? यह जागरण कर रही थी, देश के लोगों को जगा रही थी, यह समझा रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत कैसे आपके लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के स्वर ब्रिटिश शासन की आलोचना के शुरू हुए, सैयद अहमद खां के स्वर अंग्रेजों की भक्ति के शुरू हुए, और उन्होंने अपने प्रभाव से मुसलमानों को यह समझाने की शुरुआत की कि वह अंग्रेजी राज के भक्त बने। क्यों भक्त बने? सीधा सा मामला था, ताकि फायदा उठाया जा सके। किसके लिए फायदा उठाएंगे? मुसलमानों के लिए। बुरे तो बुरी स्थिति में तो सभी हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को धीरे धीरे इस बात के लिए अपनी शक्ति भर, या मैं नहीं कह रहा कि सारे देश के मुसलमानों पर एक एक व्यक्ति पर उनका प्रभाव था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति भर यह कहा कि मुसलमानों को राजभक्त होना चाहिए। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर टाइप से आए थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय चेतना शुरू हुई तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं किया कि मुसलमानों का भी जागरण करके उनको एक भारतीय राष्ट्र की चेतना से संपन्न किया जाए और उस भारतीय राष्ट्र को अंग्रेजों से स्वराज प्राप्ति या भविष्य में मुक्ति के लिए तैयार किया जाए। बजाय इसके उन्होंने अंग्रेजों के तलवे सहलाने की सलाह दी और कहा कि उसके जरिए अंग्रेजों से जो छोटे मोटे लाभ हासिल हो, उस लाभ को हासिल करो। क्या लाभ हासिल होता? तो लाभ यह हासिल हो सकता था कि मोटे तौर पर आप अंग्रेजी पढ़ें तो थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी, उसमें मुसलमानों को फायदा होगा। धीरे धीरे
जो विधायिका का निर्माण हो रहा था, उस विधायिका में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, अंग्रेजों को कहा जाएगा, ताकि हम आपके समर्थक हैं तो विधायिका में आपके खिलाफ ऐसे भी कोई बात नहीं बोली जाएगी तो हम ऊंचे स्वर में उसे दबा देंगे आप ही के साथ खड़े होकर। और यह चीजें जब शुरू हुई, तो जब एक बार किसी चीज की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो शुरू हो जाती है। इसने सांप्रदायिकता की उस मूल अवधारणा, जिसको एक फेज में समझने की कोशिश की जाती है, उसकी